हेलो एंड वेलकम टू एलईएस। आज इकोनॉमी लेक्चर की सीरीज़ में हमारा एक नया चैप्टर, नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है विच इज़ ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका फर्स्ट पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे इन दिस लेक्चर। इससे पहले हमने क्लास 12th की एनसीईआरटी के मनी एंड बैंकिंग पार्ट, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, गवर्नमेंट बजट, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। सो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड द प्रीवियस वीडियोज़, प्लीज़ हमारी एलईएस की वेबसाइट पर यूट्यूब पर जाइए, एलईएस चैनल, लर्न ई स्पॉट चैनल, और वहाँ पर जाकर आप इंडियन इकोनॉमी का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर सारे ही चैप्टर्स टॉपिक वाइज डिस्कस देख सकते हैं। यू कैन रिव्यू देम। सो लेट अस बिगिन विद दिस न्यू चैप्टर। इसमें है पहला टॉपिक का कंसेप्ट है ओपन इकोनॉमी का। ओपन इकोनॉमी को हम पहले क्लोज्ड इकोनॉमी से समझते हैं, और इन दोनों को हम क्यों पढ़ रहे हैं ये भी थोड़ा सा एक शॉर्ट में देखेंगे ओवरव्यू लेकर। क्लोज्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसका ट्रेड विद इन दैट कंट्री होता है। यहाँ पर इकोनॉमी से मतलब क्या है? यहाँ पर इकोनॉमी से मतलब है एक कंट्री को लेकर जहाँ पर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। कौन सी कंट्री? कोई भी ऐसी कंट्री जहाँ पर ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, वो एक इकोनॉमी मानी जाएगी। ठीक है। अगर उस कंट्री का ट्रेड या जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं वो विद इन दैट कंट्री हो रहे हैं, मतलब उसी कंट्री के अंदर अंदर हो रहे हैं, सिटीज़न एक्स वाई जेड के बीच में, तो फिर वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी हो जाएगी। ठीक है। मतलब इंडिया के लोग अगर इंडिया के अंदर ही रहकर इंडिया के अंदर के ही लोगों से ही ट्रेड करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी हो जाती है। इसका आपको मतलब तब ज़्यादा समझ आएगा जब हम ओपन इकोनॉमी का मतलब समझेंगे। ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है वो कंट्री या वो इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमीज़ जिनका ट्रेड या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस दूसरी कंट्रीज़ के साथ में होते हैं। मान लीजिए इंडिया का ट्रांजैक्शन जैसे यूएस के साथ में हो रहा है, इंडिया का ट्रांजैक्शन ब्रिटेन के साथ में हो रहा है, या कोई भी ऐसी कंट्री जिनके ट्रांजैक्शंस एक दूसरे के साथ हो रहे होते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के साथ हो रहे होते हैं, ग्लोबल लेवल पे हो रहे होते हैं, उसे कहते हैं ओपन इकोनॉमी। ठीक है। सो क्या प्री इंडिपेंडेंस टाइम में, मतलब जब 1700 का टाइम था या मुग़ल पीरियड का टाइम था, क्या तब हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड थी कि ओपन? इसका बहुत सिंपल आंसर है, हमारी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी हैज़ ऑलवेज़ बीन एन ओपन इकोनॉमी। चाहे फिर वो हड़प्पन सिविलाइजेशन हो, चाहे फिर वो सल्तनत पीरियड हो, चाहे फिर वो मुग़ल पीरियड हो, या फिर वो ब्रिटेन का पीरियड हो। ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो है एविडेंसेस भी मिले हैं, हमारी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ में हमारे ट्रेड सील्स मिले हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा ट्रेड होता था। मुग़ल पीरियड में हमारा ट्रेड क्या कहते हैं, एंशियंट पीरियड की अगर हम बात करें तो एंशियंट पीरियड में हमारा ट्रेड रोम से भी होता था, और प्लस इधर साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना तक हमारा ट्रेड होता था। सिविलाइजेशनल टाइज़ आज भी मिलते हैं। ठीक है। फिर आते हैं हम मिडीवल पीरियड में। तो मिडीवल पीरियड में भी हमारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी रही है, क्योंकि तब हमारा ट्रेड ब्रिटेन के साथ में, यूरोप, पूरे ऑलमोस्ट पूरे यूरोप के साथ में होता था। हमारी जो इंडिया की स्पाइसेस थी वो पोर्चुगीज़ जो है वो लेकर गए थे, आए ही स्पाइसेस के लिए थे वो लोग। अरब्स के साथ में हमारा बहुत अच्छा ट्रेड चलता था। ठीक है। सेंट्रल एशिया में चलता था ट्रेड, और इधर साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में भी चलता था। फिर आए ब्रिटिश, और जब ब्रिटिश पीरियड आया तब तो ऑब्वियसली ओपन इकोनॉमी होनी थी, क्योंकि तब हमारा ट्रेड पूरा पूरा इसी से बना हुआ था, एक्सेप्ट द प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम क्या थी कि हम जो है कच्चे माल की मंडी और तैयार माल का मार्केट बनकर रह गए थे, बट इकोनॉमी इंडिया की तब भी ओपन थी। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस जब हुआ, मतलब जब इंडिपेंडेंट हुई इंडिया, तो फिर हम कहाँ पे आ गए हैं? इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुई है, आज़ाद हुई है, तब भी इंडिया ने यही डिसाइड किया कि हम ओपन इकोनॉमी रहेंगे, हमारा ट्रेड बाहर से होगा। लेकिन
ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एसेंशियल्स के लिए बाहर पे रिलाय करें। तो एसेंशियल्स इंडिया में बनेंगे, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, सेल्फ रिलायंट होंगे, और लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि हम पूरी तरह से कट ऑफ हो जाएं, मतलब कि हम इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसीज़, कॉलोनियलिस्टिक टेंडेंसीज़ में गिव इन सरेंडर नहीं करेंगे, लेकिन हम एक अच्छा रिस्पेक्टफुल कांटेक्ट सबसे बना के रखेंगे। हमने डिफेंस इक्विपमेंट्स यूएस से, इज़राइल से, फ्रांस से, इन सब से लिए। फिर हमने PL480 स्कीम के अंदर से हम ऑल्दो यूएस से गेहूं आता था, लेकिन वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ थी, यूएस ने बहुत परेशान किया था हम लोगों को उस टाइम पर। खैर, तो उस टाइम पर ये हो रहा था 1950s में कि हम दोनों लेवल पे थे। हम इंडिजिनस प्रोडक्शन भी कर रहे थे और हम प्लस इंपोर्ट्स भी करते थे, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, हम ओपन इकोनॉमी थे। थोड़े थोड़े हम क्लोज्ड इकोनॉमी की तरफ तब बढ़ने लगे जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आई, तब हम थोड़ा सा क्लोज्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़े, क्योंकि इंदिरा गांधी का स्लोगन भी था उस टाइम पर, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, शी डिक्लेयर्ड कि हम इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, सेल्फ रिलायंस पर जाएंगे, विच वॉज अ गुड थिंग। लेकिन उससे क्या हुआ, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन से हमें कॉस्ट बेनिफिट्स मिलना मुश्किल हो गए थे। खैर, फिर आया 1991 का LPG एरा। LPG एरा, इस LPG एरा में लिबरलाइजेशन, प्रिवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ। तब एक फाइनल बूस्ट मिला इंडिया को, और इंडिया तब से लेकर आज तक एक ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी का पार्ट है, और इंडिया बहुत ही प्राउडली ओपन इकोनॉमी है ना। तो ओपन इकोनॉमी कौन सी होती है, इट इंटरेक्ट्स विद अदर कंट्रीज थ्रू वेरियस चैनल्स। दूसरा, इट ट्रेड्स विद अदर कंट्रीज़। इससे होता क्या है, ऑब्वियसली पॉलिटिकल इंटरेक्शन तो होगा ही, क्योंकि पॉलिटिकल लेवल पर ही MOUs सारे साइन होते हैं कि कौन कौन से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किस लेवल पे हो सकते हैं, कितनी अमाउंट में हो सकते हैं, और कितना टैरिफ लगेगा। डोमेस्टिक इकोनॉमी और इकोनॉमिक डिसीजंस को भी ऑब्वियसली अफेक्ट करेंगे। बाहर जो भी सिनारियो बैठ रहा है, ग्लोबलाइजेशन है, तो हमारी डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एरीना से अफेक्ट होती है ना। आई होप आपको ये पूरा सिनारियो समझ आ गया है। ये बहुत शॉर्ट एंड कंसाइज है, एंड यू कैन यूज़ इट एनीवेयर इन योर एसेज। आराम से ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। ये कंसेप्चुअल बिल्डिंग वाला पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। फिर है मार्केट्स इन ओपन इकोनॉमी। तो जब ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो 3 तरह के मार्केट्स बन के आते हैं। नंबर 1 इज़ आउटपुट मार्केट, वेरी सिंपल, ट्रेड इन गुड्स। जैसे अगर खादी, हम US में खादी जा रहा है, या हमारा मसलिन क्लॉथ एक बहुत फेमस होता था, या चिकन करी है, चिकन कढ़ाई वाले जो कुर्ते लखनऊ के जाते हैं, तो वो सब US में जाते हैं। या US का लेवाइस इंडिया में आ रहा है, लुई वितान आ रहा है ना। ये जो ब्रांड्स हैं, जो गुड्स हैं, ये सब क्या हो रहे हैं, ये सब आउटपुट मार्केट का पार्ट है। फिर दूसरा होता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब हुआ सिंपल सा, फाइनेंशियल असेट्स में ट्रेड, जैसे कि मसाला बॉन्ड्स। इंडिया के मसाला बॉन्ड्स लंदन स्टॉक एक्सचेंज में दिए हैं, ठीक है। फिर बाहर के लोग जो आते हैं, बाहर के इन्वेस्टर्स, वो इंडिया में आकर इन्वेस्ट करते हैं फाइनेंशियल असेट्स में, जिसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII बोलते हैं, या फिर FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी बोला जाता है। शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, है ना, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे वो लोग। फिर एक होता है लेबर मार्केट। फर्म्स उन जगहों पर जाना पसंद करेंगी जहाँ पर चीप लेबर होता है, तो इसीलिए लेबर मार्केट भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि MNCs हैं, जो जितनी बड़ी बड़ी MNCs हैं, आप देखेंगे कि उनका मेन काम तो US में हो रहा है, या यूरोप में, यूरोपियन कंट्रीज़ में हो रहा है, लेकिन अगर उनको कहीं पे ऐसा है जहाँ उनको लेबर हायर करना है, मान लीजिए कॉल सेंटर खोलना है जिसमें एक्चुअली में लेबर्स की ज़रूरत होती है, चीप लेबर की, तो फिर वो इंडिया और चाइना की तरफ भागेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनको लेबर, एक स्किल्ड और सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, तीनों तरह का लेबर बहुत ही चीपर रेट्स पे अवेलेबल हो जाता है। ओके, सो दीज आर द 3 मार्केट्स इन ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी हमें
अफेक्ट कैसे करती है, किसी भी एक कंट्री को कैसे अफेक्ट करती है। तो बेसिकली फॉरेन ट्रेड जो होता है, जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो हम बात करते हैं, वो इंडियन एग्रीगेट डिमांड को दो तरह से अफेक्ट करेगा। वेरी सिंपल, अगर इंडियंस कोई भी फॉरेन गुड्स खरीद रहे हैं तो उससे मनी जो होती है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से बाहर चली जाती है, लीक आउट हो जाती है। अगर आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कंसेप्ट पढ़ना हो तो आप प्लीज़ मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में जाइए, स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में ये दिया गया है। आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर हम फॉरेनर्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मनी जो है इंजेक्ट होगी मार्केट में, एक्सपोर्ट से पैसा अंदर आता है और इंपोर्ट से पैसा बाहर जाता है। हम लेवाइस का कोई सामान अगर ख़रीदते हैं, लेवाइस की जीन्स खरीदते हैं, तो उसका पैसा बाहर चला जाता है, ठीक है। वहीं अगर खादी वहाँ के लोग ख़रीद रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर वो इंडिया में ही सामान आएगा, राइट। सो दिस इज़ हाउ ओपन इकोनॉमी अफेक्ट्स अस। मतलब कि ऐसा नहीं होता है, अगर जैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डोमेस्टिक इकोनॉमी है तो ये फ्लो जो है हमेशा बना ही रहेगा विद इन द कंट्री, ना ही कोई लीकेज होगा ना ही कोई इंजेक्शन होगा, दोनों ही चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी है। लेकिन अगर ओपन इकोनॉमी है तो लीकेज भी होगा, इंजेक्शन भी होगा। दैट डिपेंड्स अपॉन अस कि हमारा लीकेज ज़्यादा हो रहा है या इंजेक्शन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे और देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या रहता है सिचुएशन, हमारी लीकेज ज़्यादा होता है या फिर इंजेक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि ओपन इकोनॉमी में ट्रांजैक्शंस किस तरह से होते हैं, क्या कोई ट्रांजैक्शन के लिए करेंसी है। जैसे डोमेस्टिक इकोनॉमी हो गई, अगर हम कहीं मार्केट में जाते हैं तो हम रुपए में आराम से सामान खरीदते हैं, ठीक है, और हमको सामान मिल जाता है। बट क्या ऐसा कोई वहाँ पर मैकेनिज़्म है कि जब हम यूएस में, यूरोप में, चाइना में और भी बहुत सारी जगह एक्सपोर्ट कर रहे हैं या उनका सामान जब इंडिया में आ रहा है तो क्या कोई ऐसी करेंसी है जिसमें ट्रांजैक्शन होता है? तो आंसर इज सिंपली नो। कोई एक सिंगल करेंसी नहीं है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए जो कि कोई एक सिंगल बैंक इशू करता हो, ठीक है। आपको एक बहुत छोटी सी बात बता रही हूँ, जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हम बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर एनार्की है। एनार्की का मतलब कोई भी सरकार एक डोमिनेंट सरकार नहीं है जो सारी कंट्रीज़ को रूल करे, ओवर पावर करे, इसलिए वहाँ एनार्की है। तो वहाँ पर है क्या? तो इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशंस में हर एक कंट्री के लिए अपना नेशनल इंटरेस्ट पैरामाउंट रहता है, ठीक है। व्हाट इज़ पैरामाउंट? नेशनल इंटरेस्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय हित के ही में ही सारा कार्य कोई भी देश अपने लिए करता है, उसका देश का हित नहीं खराब होना चाहिए। दीज आर द टू थिंग्स जो इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इसीलिए इन्हीं दो रीज़न्स की वजह से ही कोई भी सिंगल करेंसी नहीं है जिससे ट्रांजैक्शन हो। तो फिर होता क्या है? तो फिर कन्वर्टिबिलिटी की बात आती है। यहीं पर कन्वर्टिबिलिटी इम्पोर्टेंस रखती है। और आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में अक्सर, आज जो है रुपया इतना गिर गया, आज रुपया इतना बढ़ गया। किसके कॉन्टेक्स्ट में? डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, या फिर पाउंड के कॉन्टेक्स्ट में, या फिर इसके येन के कॉन्टेक्स्ट में। तो हर एक की इंटर कन्वर्टिबिलिटी दी गई है, ठीक है। इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। इसके लिए ये पूरी इंटर कन्वर्टिबिलिटी को देखने के लिए एक इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम भी सेटअप किया गया है जिससे कि ट्रांजैक्शंस में स्टेबिलिटी बनी रहे। ऐसा ना हो कि डॉलर की डिमांड जो इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि रुपए एकदम गिर जाए और यहाँ इन्फ्लेशन की सिचुएशन आने लगे, ठीक है, या फिर इतना ज़्यादा कम हो जाए कि हमारे लिए एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाएं, XYZ, राइट। सो दिस इज़ दी होल थिंग। ये बहुत ही कंसेप्चुअल बिल्डिंग थी, ओपन इकोनॉमी का एक सिनारियो था, बहुत ही शॉर्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।